Hello students, a very good morning to all of you and I hope you all are fine and safe at home. Students, हम रिवीजन कर रहे हैं अपना क्लास 12 हिस्ट्री में और यूनिट टेस्ट आपके स्टार्ट हो रहे हैं। तो यूनिट टेस्ट का जो सिलेबस है वो आपको दे दिया गया है। उसी के अकॉर्डिंग जो भी हर यूनिट से मैंने आपके चैप्टर डिसाइड किए हैं उनके अकॉर्डिंग ही आप उनके अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और उन्हीं चैप्टर्स को अब हम दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट से हम अपना रिवाइज कर चुके हैं, चैप्टर फर्स्ट सेकंड भी कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड यूनिट से हमारा जो चैप्टर है फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, ये सारे रिवीजन हो चुके हैं। अब हमने एक और न्यू चैप्टर उठाया आज एंड दैट इज कॉलोनीज एंड कंट्री साइड, यानी कि उपनिवेशवाद और देहात। चैप्टर 10 उपनिवेशवाद और देहात के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आई टेल यू अबाउट कॉलोनीज, यानी कि उपनिवेश क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, उपनिवेश वो होता है जब एक जो वीकर कंट्री होती है उसके ऊपर आकर कोई पावरफुल जो कंट्री कैप्चर करे, उसके रिसोर्सेज को यूज करे, उसके संसाधनों का उपयोग करे अपने ओन बेनिफिट के लिए, अपने लाभ के लिए। तो जो वीकर कंट्री है कह सकते हैं कि वो उसका पावरफुल कंट्री का क्या कहलाता है, कॉलोनी कहलाता है, उपनिवेश कहलाता है। और करीब करीब कह सकते हैं कि 200 ईयर्स तक हमारा जो इंडिया था, हमारा जो कंट्री था, देश है, वो भी किसका कॉलोनी बना रहा था, ब्रिटिशर्स का कॉलोनी बना रहा था। अब इसके बारे में हम आगे बात करते हैं इसमें कि किस प्रकार से हमारा जो इंडिया है वो कॉलोनी बना रहा। ट्रेडिंग के लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई धीरे धीरे, उसने किस प्रकार से कैप्चर किया। तो आज इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कॉलोनीज में और कंट्री साइड, देहात और उपनिवेशवाद, इन दोनों में क्या कह सकते हैं कि सिमिलरिटीज थी, क्या डिफरेंसेस थे। कि हमारा इंडिया जो उसका कॉलोनी बना ब्रिटिश का, तो उसके बाद जो हमारा कंट्री साइड था, जो देहाती एरियाज था, वहां पर क्या क्या कह सकते हैं कि चेंजेस आए। तो एज यू नो कि सबसे फर्स्ट हमें पता है कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बंगाल में अपनी पावर को सबसे पहले स्टैब्लिश किया था कि 1757 में कह सकते हैं जब बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई, उसके बाद क्या हुआ था कि बंगाल के ऊपर पूरा कैप्चर हो गया था ब्रिटिशर्स का। यहीं से ट्रेडिंग की कह सकते हैं उनको परमिशन भी मिल गई थी और बंगाल के ऊपर उन्होंने कैप्चर भी किया था। तो बंगाल में सबसे पहले उन्होंने जब अपनी पावर को स्टेब्लिश किया, तो मोस्टली इस चैप्टर में हम रीड करने वाले हैं अबाउट द कंट्री साइड ऑफ बंगाल, बंगाल के देहाती एरियाज के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं हम हु वर जोतदार्स, क्योंकि सबसे पहले जब हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग होती है तो जो हमारा देहाती एरियाज था उसमें क्या हो रहा था कि वहां पर एक ऑक्शन हेल्ड की जा रही थी बर्दवान में। बर्दवान में ऑक्शन यानी कि एक नीलामी की जा रही थी कि जो बर्दवान के जो राजा थे उनकी जो संपत्ति थी उसको नीलाम किया जा रहा था। उसको किस कारण से नीलाम किया जा रहा था, क्योंकि टैक्स रिवेन्यू के लिए जो कह सकते हैं कि जो लैंड रिवेन्यू कलेक्ट करते थे ब्रिटिशर्स, उसके लिए उन्होंने जोतदार जो होते थे वो अपॉइंट किए हुए होते थे। और वो क्या होते थे कि जब वो जोतदार अपना जो टैक्स वहां पर टाइम टू टाइम पे नहीं कर पाते थे, तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि वो उनकी जो संपत्ति होती थी उनके पास, उसकी नीलामी कर देते थे और उनसे जो पैसा मिलता था उससे वो क्या करते थे कि वो टैक्स को पे करवाते थे उनसे। तो यही जब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, जब हम कंट्री साइड की तरफ जाते हैं, तो सबसे पहले जो बर्दवान का राजा था उसकी जो संपत्ति है उसको नीलाम किया जा रहा है। अब उसमें वर्ड आया था हमारा जोतदार। तो सबसे पहले देखते हैं कि जोतदार कौन होते हैं। हु वर जोतदार, जोतदार कौन थे, द ग्रुप ऑफ रिच फार्मर्स, यानी कि ऐसे बड़े बड़े जमींदार जिनके पास कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा जमीनें थी, नोन एज जोतदार्स। दे कंट्रोल्ड लोकल ट्रेड, वो क्या करते थे कि जो व्यापार होता था, स्थानीय व्यापार होता था, उसको देखते थे, उसके ऊपर कंट्रोल करके रखते थे। साथ में इनके पास बहुत ज्यादा जमीनें होती थी जोतदारों के पास। और मेनली क्या होता था कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपॉइंट कर रखा था इन लोगों को, किसके लिए कि आप अपने एरिया से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कीजिए और हमारे पास उसको डिपॉजिट करवाइए। तो जोतदार कह सकते हैं कि उस टाइम पीरियड के दौरान, हम बात कर रहे हैं मोस्टली बंगाल की, तो वहां पर क्या था कि जो जोतदार थे वो सबसे पावरफुल उसके रूप में काम कर रहे थे। यानी कि जो गांव में, जो कंट्री साइड में सबसे पावरफुल उस टाइम पीरियड के दौरान थे, तो वो कौन थे, जोतदार थे। अब जोतदारों को जब इतनी पावर मिली हुई थी तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इनके पास भी ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं कि इतनी ज्यादा छूट नहीं मिली हुई थी, क्योंकि अगर क्या करते थे ये टाइम पीरियड के दौरान अपनी जो टैक्स होता था उसको पे नहीं कर पाते थे, तो इनकी जो संपत्ति होती थी उसको भी जो ब्रिटिशर्स थे वो नीलाम कर देते थे। तो जोतदार कौन थे, जोतदार थे सबसे मेन रिच फार्मर्स थे, जो कि क्या करते थे, कंट्रोल करते थे लोकल ट्रेड को, साथ में डिपॉजिट करते थे लैंड रिवेन्यू को ब्रिटिशर्स के पास। अब उसके बाद हम
मोस्टली इस चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे हैं आज मेन जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मेन जो हमारे कह सकते हैं कि पैराग्राफ के अकॉर्डिंग जो चीजें हैं जो हमें इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी रीड दिस चैप्टर, हम इस चैप्टर को कंप्लीट पढ़ चुके हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर। उसके बाद परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट को आप स्थायी बंदोबस्त बोल सकते हैं, इस्तमरारी बंदोबस्त भी बोल सकते हैं। बहुत सारी बुकों में स्थायी बंदोबस्त आपको मिलेगा, परमानेंट सेटलमेंट मिलेगा, साथ में इस्तमरारी, दोनों ही एक ही चीजें हैं। अब उसके बाद आता है कि क्या था ये परमानेंट सेटलमेंट, क्या किया गया था, किसने किया था। द प्रैक्टिस ऑफ लैंड रिवेन्यू इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है इन सारी चीजों को और कब की गई थी। ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा आती है। 1793 यानी कि 1793 में परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस करने वाले थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय जो इंडिया के गवर्नर जनरल बन के आए थे वो थे, और उन्होंने 1793 में अब जो भी काम किया जा रहा है इंडिया में वो इंडिया के बेनिफिट के लिए तो नहीं किया जा रहा था, वो सारा का सारा काम किसके लिए किया जा रहा था? वो काम किया जा रहा था अपने खुद के बेनिफिट के लिए। तो यही एक चीज थी यहाँ पर जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था परमानेंट सेटलमेंट को बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 इज नोन एज परमानेंट सेटलमेंट। द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू हैड बीन फिक्स्ड इन परमानेंट सेटलमेंट। इसमें क्या क्या ब्रिटिशर्स ने कि एक एरियाज के अकॉर्डिंग जो सेटलमेंट था, लैंड रेवेन्यू जो था वो क्या कर दिया कि वो सेटल कर दिया कि हम आपके यहाँ से इतना लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे और आपको हर हाल में ये जो है वो पे करना पड़ेगा। ये नहीं है कि उसको अलग अलग ईयर्स में, अलग अलग मंथ्स में या हर क्रॉप के साथ वो अलग अलग इसको इंट्रोड्यूस कर रहे थे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट में लैंड रेवेन्यू को फिक्स कर दिया कि हम आपके पास से इतना जो लैंड रेवेन्यू है उसको कलेक्ट करेंगे और आपको वो टाइम पे करना होगा। तो ये किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में, एंड दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट इन द चैप्टर इन द परमानेंट सेटलमेंट। अब उसके बाद दूसरा और एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। अब यहाँ पर देखो बंगाल की बात कर रहे हैं हम, तो बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया गया है। उसके बाद दूसरा एक और सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, रैतवाड़ी सिस्टम। रैतवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम और साथ में एक और चीज मैंने आपको बताई परमानेंट सेटलमेंट। ये तीनों ही चीजें लैंड रेवेन्यू के लिए की गई थी अलग अलग एरियाज में बाय द ब्रिटिशर्स, और तीनों ही इंपॉर्टेंट है हमारे चैप्टर में। तो इनके बारे में डिस्कस करते हैं, रैतवाड़ी सिस्टम के बारे में। द रेवेन्यू सिस्टम दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉम्बे डेक्कन। देखो अलग अलग पार्ट में क्या गया, अलग अलग पार्ट में उनके नाम भी चेंज हो गए, बट जो उनकी बातें हैं, जो सिमिलरिटीज हैं वो तो सेम ही रहेंगी। क्यों? क्योंकि मेन काम क्या है, ब्रिटिशर्स किसके लिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सारी पॉलिसीज को? लैंड रेवेन्यू के लिए, लेकिन एरियाज के अकॉर्डिंग वो क्या कर रहे हैं, अलग अलग नाम दे रहे हैं उन चीजों को। अब उसके बाद बात आती है रैतवाड़ी सिस्टम की। ये भी क्या था, ये भी एक रेवेन्यू सिस्टम था दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉम्बे डेक्कन। सबसे मेनली बात जो हमें ध्यान में रखनी है इसमें कि परमानेंट सेटलमेंट कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया, किसके द्वारा किया गया, रैतवाड़ी कहाँ पर किया गया, महलवाड़ी कहाँ पर किया गया। अब बात करते हैं हम रैतवाड़ी सिस्टम की। बॉम्बे डेक्कन का जो पार्ट था हमारा, यानी कि बम्बई के डेक्कन जो पार्ट था वहां पर इंट्रोड्यूस किया गया रैतवाड़ी सिस्टम। अब इसमें क्या किया गया, उन्होंने came to know as रैतवाड़ी। In this system, the revenue was directly settled with रैयत। अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो रैयत थे वो कौन थे। रैयत किसको कहा जाता था उस टाइम पीरियड के दौरान? किसानों को कहा जाता था। तो किसानों को रैयत कहा जाता था। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि बीच में देखो हम बंगाल में देख रहे हैं कि यहाँ पर जोरदार पावरफुल बने हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, साथ में ब्रिटिशर्स के पास जमा कर रहे हैं। लेकिन जब बॉम्बे डेक्कन में एक न्यू सिस्टम लागू किया गया, स्टार्ट किया गया रैतवाड़ी सिस्टम, तो इसमें क्या कर दिया गया कि डायरेक्टली वो किससे जुड़ गए, रैयत से जुड़ गए, यानी कि किसानों से जुड़ गए। किसानों को क्या कहा जाने लगा कि आप अपना खुद आइए और अपना जो लैंड रेवेन्यू है वो भू राजस्व है वो हमारे पास जमा करवाइए। जो टैक्स उनके ऊपर इम्पोज किया गया था, लैंड रेवेन्यू क्या होता था कि आपकी फसल के ऊपर टैक्स लगता था कि आपकी फसल, चाहे वो आपकी फसल आपके पास पहुंचे या ना पहुंचे, चाहे वो किसी कारण से आए या ना आए, बट जो मेन चीज थी लैंड रेवेन्यू वो आप टाइम टू टाइम डिपॉजिट वहां पर करवाएंगे। तो रैतवाड़ी सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे हैं कि जो रेवेन्यू फिक्स किया गया वो रैत लोगों के साथ किया गया, किसानों के साथ किया गया। अब इसमें से क्या हुआ कि इसमें से बीच में से जो जोतदार थे या और बाकी ऑफिसर्स अधिकारी थे वो सारे हटा दिए गए। किसानों को क्या कहा गया, आप डायरेक्टली आइए और हमारे पास जो लैंड रेवेन्यू है उसको जमा करवाइए। दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। एंड थर्ड आई टेल यू अबाउट द महलवाड़ी सिस्टम। महलवाड़ी जो सिस्टम था इसमें क्या कहा गया कि ये पंजाब वाले एरियाज है उसमें लागू किया गया था। अब महलवाड़ी में क्या किया गया है, महल क्या होता है कि एक पूरा ग्रुप हो जाता है आपका सोसाइटी में,
समाज में एक पूरा ग्रुप होता है और उसमें कहा गया कि आपके पास से, पूरे ग्रुप के पास से हम लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। हम 3 चीजें इसमें डिस्कस कर रहे हैं और तीनों ही चीजें किसके लिए हैं? लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए हैं, भू राजस्व को इकट्ठा करने के लिए हैं, टैक्स इम्पोज किया गया है किसानों के ऊपर, वो सारी चीजें हैं। बट सिस्टम उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, किसके अकॉर्डिंग? एरियाज के अकॉर्डिंग। तो तीसरा मैं आपको बता रही थी महलवाड़ी सिस्टम। महलवाड़ी सिस्टम पंजाब के जो एरियाज हैं आसपास वाले, उनमें इम्पोज किया गया था। इसमें पूरे महल को दे दिया गया था कि आपके ऊपर इतना टैक्स है और आप इतना हमारे पास पे करने के लिए आएंगे। अब इसमें जब पूरा का पूरा ग्रुप हो रहा है तो वो भी क्या कर रहा है? वो भी लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट कर रहा है, साथ में उनके पास डिपोजिट करवा रहा है। 3 चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं आज। परमानेंट सेटलमेंट एंड परमानेंट सेटलमेंट स्टार्टेड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793 in Bengal, and second is रैतवाड़ी सिस्टम that is started in Bombay Deccan, और इसमें क्या किया गया? डायरेक्टली किसको सेटल किया गया? रैत लोगों को। एंड थर्ड इज महलवाड़ी सिस्टम, इसमें किसको डायरेक्टली किसके ऊपर इम्पोज किया गया? ये महल के ऊपर। महल इट मीन्स पूरी कम्युनिटी के ऊपर, एक एरियाज में रहने वाले लोगों के ऊपर। तो ये तीनों ही चीजें हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसमें इंपॉर्टेंट है, कॉलोनिज्म एंड कंट्री साइड में, उपनिवेशवाद और देहात में। अब उसके बाद हम बात करेंगे, इसमें 2 चीजें और आती हैं इसमें। एक तो आते हैं संथाल और दूसरे आते हैं पहाड़िया लोग। जो पहाड़िया लोग थे और जो संथाल लोग थे, ये क्या थे? ये ट्राइब्स थी, आदिवासी लोग थे। अब इनके बीच में क्या आ रहा है? इनका भी यूज किया जा रहा है, ट्राइब्स का भी यूज कर रहे हैं। किसके लिए? जो कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स हैं वो अपने बेनिफिट के लिए इनको यूज कर रहे हैं। जो ब्रिटिशर्स हैं वो संथाल और पहाड़िया लोगों को किस प्रकार से यूज कर रहे थे, इसमें देखते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन देखते हैं हम संथाल लोगों का। They were the tribes in the foothills of राजमहल hills। बंगाल वाले एरिया के आसपास जो राजमहल की जो पहाड़ियां फैली हुई थी, उन एरियाज की अब हम बात करेंगे कि उन एरियाज में 2 ट्राइब रहती थी, एक टॉप पर और एक फुट हिल्स में। अब इसमें संथाल लोग कहाँ पर रहते थे? दे वर द ट्राइब्स इन द फुट हिल्स, यानी कि जो पहाड़ियां थी उनकी तलहटी में रहने वाले जो लोग थे वो संथाल लोग थे। और उसके बाद बात आती है पहाड़िया लोगों की। इनके बीच में डिफरेंसेस आता है बहुत सारा, वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले जानते हैं संथाल कौन थे और पहाड़िया लोग कौन थे। तो पहाड़िया लोगों के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि पहाड़िया लोग थे लिव्ड इन द राजमहल हिल्स, कि ये राजमहल की जो पहाड़ियां थी उसके आसपास वाले एरियाज में रहते थे, यानी कि राजमहल की पहाड़ियों के पास नहीं रहते थे बट उसके आसपास जो एरियाज थे उनमें रहते थे। साथ में संथाल लोग कहाँ रहते थे? राजमहल हिल्स के जो फुट हिल्स थे, तलहटी थी, जो वहां पर रहते थे। अब इन दोनों के बीच में क्लैश होगा, किसके द्वारा करवाया जाएगा? वो ब्रिटिशर्स के द्वारा। अब संथाल लोग थे, ये किसका यूज करते थे? ये हल वगैरह यूज करते थे खेती करने के लिए। साथ में पहाड़िया लोग थे, वो क्या करते थे कि उनका कोई सेटलमेंट नहीं था परमानेंट, वो क्या करते थे? वो हंटिंग करते थे, फूड गैदरिंग करते थे, साथ में कह सकते हैं कि फिशिंग वगैरह का भी था थोड़ा बहुत, और एग्रीकल्चर करते थे कि कहीं पे आप खेती उगा रहे हैं, कहीं पर आपको अगर मिल रहा है तो ठीक, अदरवाइज आप काम नहीं कर रहे हैं। यानी कि कह सकते हैं कि ये जो ट्राइब थी ये सेटल नहीं थी और जो संथाल लोग थे वो सेटल होकर अपना काम कर रहे थे। अब उसके बाद हम एक और डिस्कस करेंगे सनसेट लॉ के बारे में। सनसेट लॉ क्या था? सूर्यास्त विधि बोलेंगे इसको। सूर्यास्त विधि इट मीन्स सूर्य के अस्त होने तक की क्या मेथड था, क्या विधि थी, क्या पॉलिसी थी, इसके बारे में देखते हैं कि जो जमींदार थे हैड टू पे रेवेन्यू बाय द सनसेट ऑफ द स्पेसिफाइड डेट। अब तक हमने बात की जोतदारों के बारे में कि जोतदारों को एक फिक्स डेट को क्या करना होता था कि उनको लैंड रेवेन्यू जमा करवाना होता था। अब वो जब भू राजस्व वहां पर जमा नहीं कर पाते उस डेट तक, यानी कि उनको टाइम पीरियड दिया जाता था कि आपको इस फिक्स डेट को सनसेट होने तक, यानी कि सूर्यास्त होने तक आप लोगों को क्या करवाना है? आप लोगों को यहाँ पर आकर हमारे पास जो टैक्स है वो जमा करवाना है, जो कर आपके ऊपर लगाया गया है, इम्पोज किया गया है, वो आप हमारे पास जमा करवाएंगे। अदरवाइज सनसेट तक अगर आप वहां पर अपना जो लैंड रेवेन्यू हो वो फिक्स है, जो आपके ऊपर इम्पोज है, वो जमा नहीं करवाते हैं, तो वो क्या करेंगे? तो आपकी जो संपत्ति थी उसको नीलाम कर दिया जाएगा। जैसे कि हमने चैप्टर को स्टार्ट किया, सबसे पहले मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल बर्दवान का। बर्दवान में सब हमारा जो चैप्टर स्टार्टिंग है वो यहीं से होता है कि वहां पर नीलामी की जा रही है। अब जब नीलामी की जा रही है तो उसके बारे में ये चीज तो ऑब्वियसली हम देखेंगे कि जो ये काम किया जा रहा है वो किस कारण से किया जा रहा है, कौन है इसको करने वाले और क्यों किया जा रहा है। तो वही ये चीज थी कि वहां पर सनसेट तक वहां पर क्या नहीं हुआ था, जो उनका टैक्स था वो जमा नहीं हुआ था, और इसलिए बर्दवान के जो राजा थे उनका क्या हो रहा था? संपत्ति थी उसको नीलाम किया जा रहा था। अब संपत्ति को नीलाम किया जा रहा है, सनसेट लॉ, इसको हम बोलेंगे सनसेट लॉ, सूर्यास्त विधि। ये इंपॉर्टेंट है हमारे चैप्टर में कि सूर्यास्त विधि क्या थी। तो सूर्यास्त विधि में क्या करते थे? जमींदार को फिक्स डेट तक
पे करना होता था रेवेन्यू सनसेट तक, अदरवाइज क्या होता था, उनकी जो संपत्ति थी वो नीलाम की जाती थी। अब जब यहाँ पर संपत्ति नीलाम करने की बात की जा रही है तो थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि जो राजा थे, कई जमींदार ऐसे थे जो जानबूझकर उसको जमा नहीं करवाते थे। कई ऐसे थे, गांव के जो मुखिया वगैरह होते थे, वो टाइम पे जो अपने एरिया से क्या करते थे कि किसानों को टैक्स पे नहीं करने देते थे। क्यों नहीं करने देते थे? तो ताकि वो इस चीज को देखना चाहते थे कि हम जो जमींदार हैं, जो जोतदार हैं, उनसे पावरफुल हम बन जाएं। क्यों? क्योंकि अगर वो टाइम पे टैक्स पे नहीं करेंगे तो क्या होगा कि उनकी जो कह सकते हैं कि जो संपत्ति है वो नीलाम होगी, वो बिकर हो जाएंगे और पावरफुल के रूप में हम गांव में स्टैब्लिश हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें कॉन्फ्लिक्ट आपस में भी चलता रहता था, गांव के जो मुखिया होते थे, जो जोतदार होते थे, जमींदार होते थे, उनके बीच में। अब इसमें जमींदार जोतदार होते थे जिनकी संपत्ति नीलाम की जाती होती थी, वो क्या करते थे कि वो नीलामी के लिए अपने ही कह सकते हैं कि लोगों को वहां पर भेज देते थे, और वहां पर भेजने के बाद वो क्या करते थे कि वो नीलामी में सबसे ज्यादा पैसा लगाते और साथ में जो संपत्ति होती थी राजा की उसको खरीद लेते थे, या जोतदारों की जो भी संपत्ति होती थी उसको खरीदते और फिर वापस क्या करते थे, और साथ में उसके जो पैसे होते थे वो ब्रिटिशर्स को पे नहीं करते थे। और ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, जब टाइम खत्म हो जाता तो दोबारा से उस चीज को नीलाम करते और फिर बार बार यही प्रोसीजर जो थी वो अपनाई जाती थी। यानी कि इस टाइप से हम देख सकते हैं कि कंट्री साइड में, देहाती एरिया में किस प्रकार से जो ब्रिटिशर्स थे उनके बीच में, साथ में जोतदारों के बीच में, जमींदारों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था वो चल रहा था। किस चीज को लेकर चल रहा था? वो लैंड रेवेन्यू को लेकर कि आपके पास जो टैक्स आपके ऊपर लगाया गया है वो आप आइए और हमारे पास टाइम टू टाइम उसको जमा करवाइए। अब चाहे उसमें आपके पास आपकी फसल आती है, नहीं आती है, आपकी एग्रीकल्चर किसी भी कारण से आपकी जो खेती है वो खराब हो जाती है, इस चीज से ब्रिटिशर्स को कोई लेना देना नहीं होता था। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इसमें चैप्टर में मेन जो क्वेश्चन है हमारे रीड किया अबाउट द जोतदारों से ही रिलेटेड हमने सनसेट लॉ के बारे में पढ़ा। सनसेट लॉ क्या था, साथ में परमानेंट सेटलमेंट, और दूसरा हमने रीड किया इसके बारे में अबाउट द रैयतवाड़ी सिस्टम एंड द महलवाड़ी सिस्टम। और ये जो क्वेश्चंस आज हम रीड कर रहे हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके। साथ में संथाल और पहाड़िया लोग, संथाल और पहाड़िया लोग आगे जाकर क्या करेंगे, ये ट्राइब्स थी, आगे जाके यहाँ पर भी विद्रोह स्टार्ट हो जाते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप चैप्टर अच्छे से समझ रहे होंगे। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिएगा और इसकी प्रॉपर वे में स्टडी कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स टू।